ये हम लोग पढ़ते हैं 10th क्लास का एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.1 का वास्तविक संख्या है। इसके पहले जो है आपको पार्ट 1 वीडियो दे दिया गया था, इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 उसमें था। इसमें जो है आप पार्ट 2 वीडियो जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 से है। तो आइए हम लोग जानते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। आपका जो 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकाले। आपका जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो आइए देखिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है, 3 का पहला। देखिए इसमें दे रखा है कि 12, 15 और 21 अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकाले। ठीक है, देखिए आइए हम लोग निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसको आराम से ढांचा बना करके लिख सकते हैं 12, 15 और 21। साइड में क्या कीजिएगा आप लोग एग्जाम में, साइड में रफ की तरफ आप एलसीएम निकालिए। 1 है कि 2 से लगाएंगे, 2 छक्के 12, 2 से लगाएंगे 2 तिहाई 6। अब देखिए 1 से तो सब संख्या कटेगा, 1 लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, हटा दीजिए आप 1 को। देखिए आपका क्या है, 2 है, 2 लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी लिख सकते हैं 2। देखिए इसके पास कितना है, 3 है, 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अगर 1 लिखना चाहते हैं तो 1 भी लिख सकते हैं, आगे की ओर 1 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लगा दीजिए, 3 से लगाएंगे 1, पीछे लिख लेते हैं 1, कोई दिक्कत। अब ये क्या करना है, इसमें लगाने की बात है तो 15 को लगाएंगे, 15 को आसानी से लगाएंगे, 3 5 15, 5 1 5। देखिए 3 गुने 5 गुने 1, अब बच गया 21। 21 को लगाना है, 3 से लगाइए, 3 7 21, 7 से लगाइए, 7 1 7, 3 गुने 7 गुने 1। अब जो है क्या होगा, आपका अभाज्य गुणनखंड जो है निकल गया। अब इस विधि से जो है एलसीएम और एचसीएफ निकालना। इस विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और क्या निकालना, एलसीएम निकालना। आइए निकालते हैं। तो एचसीएफ जो होता है, क्या होता है कि जो तीनों में कॉमन हो। देखिए एक आपका कॉमन है तीनों में, है ना। देखिए एक आपका जो कॉमन है, देखिए आपको इसको घेर दिए, ठीक है। अब 1 लिख दिए, जो कॉमन रहेगा तीनों में उसको एक बार लिखना है, ठीक है। तो एक बार हमने लिख दिया। अब देखिए कौन कॉमन है, देखिए 3 आपका मिल रहा है तीनों में। अब वो क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है आपका, तो 3 लिख दिए, ठीक है। तो 1 3 आ गया। और कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, जिसको गुणा कर दीजिए। 1 गुने 3 कितना आ गया, आपका 3 निकल करके आ गया। यह क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अब चलेंगे एलसीएम की बारी है। तो एलसीएम में कौन ऐसा संख्या है कि जो किसी में नहीं मिल रहा है। देखिए डबल 2 है, ये भी नहीं मिल रहा है, 5 है, नहीं मिल रहा है, 7 है, नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब जो एचसीएफ आया उसको लिखना है। एचसीएफ कितना आया, 3 3 लिख देंगे। अब सबको गुणा कर देंगे। फिर से देखिए कि एलसीएम निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है कि जो किसी में नहीं मिलता हो उसको पहले लिख दीजिए। देखिए 2 जो है, दोनों किसी में नहीं मिला, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 लिख दिए। देखिए 5 भी नहीं किसी में मिला, 5 भी लिख दिए। 7 भी नहीं मिला, 7 भी लिख दिए। लेकिन अब क्या करना है, यहाँ जब लिखा जाएगा टोटल, तो जो एचसीएफ होगा उसको भी लिखना है। एचसीएफ कितना है, 3 तो 3 लिखेंगे। अब गुणा कीजिए, देखिए 2 दूनी 4, 4 5 20 और 7 21, 21 दूनी 420। देखिए आपका फिर से गुणा कर लीजिए, 7 21, देखिए आपका हो गया था, देखिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। अब 21 गुने 20 कीजिए, 21 दूनी 42 और 0 है तो 0 आ गया। तो आपका एलसीएम निकल करके आ गया कितना, 420 आ गया। तो इस प्रकार से जो है आपका 2 नंबर का प्रश्न एग्जाम में आता है और प्रश्न आसानी से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए वो देखते हैं 3 का 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। 3 का 2 नंबर क्या कह रहा है, इसमें देख लेते हैं। तो देखिए इसमें भी वही बात है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। 3 का 2 में भी कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है। देखिए 17 है, 23 है और कितना दे रखा है, 29 है। 17 है, 23 है और क्या है, 29 है। ठीक, सबसे पहले ढांचा बनाएंगे। देखिए ढांचा बना लेते हैं, 23, 17, 23 और 29। देखिए क्या करना है, बारी बारी से क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। देखिए नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, 1 से लगाएंगे, 1 गुने 17, 23 भी नहीं कर रहा है क्योंकि ये भी अभाज्य संख्या है, तो 1 गुने 23।
फिर 29 भी ले लगा तो 1 गुने 29 कर सकते हैं। अब देखिए क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ जानते होंगे कि जो तीनों में मिलता है उसको क्या बोलते हैं, एचसीएफ। कॉमन जो होता है तीनों में, कॉमन क्या आ रहा है, तीनों में 1 आ रहा है, तो आपका एचसीएफ कितना हो गया, 1 हो गया। अब बात रह गई एलसीएम का। तो एलसीएम जो किसी में नहीं मिलता हो पहले उसको लिखिए, 17 होगा, 23 और 29। और एचसीएफ को लिखना है, एचसीएफ कितना है, 1 है। अब सबको गुना कर दीजिए, आपका जो है आंसर आ गया। तो इस प्रकार से प्रश्न को क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं 3 का 3 नंबर प्रश्न। तो 3 का 3 नंबर प्रश्न भी कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। इसमें भी जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम क्या करना है, निकालना है। देखिए 8 है, 9 है और कितना है, 25 है। ये 8 लिख देंगे, 9 लिख दिए और 25 लिख दिए। इसका एलसीएम निकालेंगे, 2 से लगाएंगे 4, 2 से लगाएंगे 2, 2 से लगाएंगे 1, 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 1, ठीक है। 9 का निकालेंगे, देखिए 3 तिहाई 9, फिर 3 से लगाएंगे 3 एकम 3, 3 गुनी 1। 25 का निकालेंगे, 5 पचे 25, फिर 5 एकम 5, देखिए 5 गुनी 1। देखिए कोई जो है कॉमन है आपका, देखिए 1 मिल रहा है ना, तो आपका जो है जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। एचसीएफ का आपका कितना आ गया, 1 आ गया। एलसीएम निकालने की बारी, तो एलसीएम निकालने के लिए जानते हैं कि जो किसी में नहीं मिलता है, ठीक है। तो देखिए कितना मिल रहा है, 2 गुने 2 गुने 2 किसी में नहीं मिला, 3 गुने 3 नहीं मिला, 5 गुने 5 नहीं मिला। और जो एचसीएफ होता है उससे लिखते हैं हम लोग। अब गुना करेंगे, देखिए गुना कीजिए, 2 दूनी 4, ठीक है, 4 और 25, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो गया यहाँ तक। उसके बाद 3 दिया 9, उसके बाद 5 5 25, एक गुना करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 25 8 200 और 2 9 दूनी 1800 आ गया। कितना आ गया आपका जो है एलसीएम निकल करके 1800 आ गया। तो इस प्रकार से प्रश्न को आसानी से हम बना सकते हैं। आइए लोग चलते हैं 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यह जो प्रश्न है 4 नंबर 2012 में पूछा गया था, और जो है हर वर्ष जो है कभी न कभी मतलब दोहराते रहता है इस प्रश्न को। तो इसे देखिए, आइए हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं 4 नंबर प्रश्न, और बहुत ईजी है। जो जिस नियम से हम लोग बता रहे हैं इसी नियम से वो भी बनेगा। देखिए दे रखा है 4 नंबर, एचसीएफ दे रखा है 306 और 657 का एचसीएफ कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, ठीक है। 306 और 657 का एचसीएफ दे रखा है, और निकालना क्या है, एलसीएम 306 और 657 का जो है निकालना है। बहुत आसान है। देखिए पहली संख्या कितना दे रखा है, 306, दूसरी संख्या कितना दे रखा है, देखिए 657, एचसीएफ कितना दे रखा है, 9। अब देखिए निकालना क्या है, एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम का आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, 1 गुने बी बटे एचसीएफ। इसके पहले लिखा था ना, इसके पहले वीडियो बताते हैं आपको सूत्र कि एलसीएम का जो फॉर्मूला होता है 2 संख्याओं का गुणनफल और बटे एचसीएफ। एलसीएम का जो सूत्र होता है 2 संख्याओं का गुणनफल और बटे एचसीएफ होता है। ये 2 संख्याओं को गुणनफल करेंगे, 306 गुने 657 और बटे एचसीएफ। एचसीएफ कितना है, 9 है, तो 9 से देखिए कटेगा, देखिए काटिए इसको, 9 से भागा दिए 9 सबसे 63, कितना बचा, 2 बचा, 9 तिया 27, आपका 306 गुने 73। आप गुना कर लीजिए, 306 में 73 को 6 तिया 18, 3 तिया 9, 55 42 और 7 21। देखिए आपका हो गया 8 है, 3 9 4 13, 1 1 2 और 2, कितना आ गया, देखिए 22 33 8। तो इस प्रकार से प्रश्न को आप आसानी से बना सकते हैं, घबराना नहीं है। आपका हर एग्जाम में जो है हर बार जो है ऐसा प्रश्न आता है, और 2 नंबर का प्रश्न रहता है। तो ये वो कहते हैं 5 नंबर प्रश्न को किस प्रकार से बनाना है। तो 5 नंबर प्रश्न भी बहुत आसान है, इसमें कुछ करना नहीं, आप लोग प्रश्न देखते हैं, नंबर आता है, घबरा जाते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी जो है 10 लेवल का जो है बहुत इजी मैथ है, इसमें आपको 100 में 100 नंबर लाइएगा, मेरा यह दावा है। लेकिन अगर ध्यान से पढ़िएगा तब। देखिए इसमें दे रखा है कि एन कोई प्राकृत संख्या, जो क्वेश्चन है 5 में कह रहा है एन एक जो है प्राकृत संख्या है,
प्राकृत संख्या आप लोग जानते होंगे कि गिनती की संख्या को क्या करते हैं, प्राकृत संख्या करते हैं। गिनती की संख्या को क्या करते हैं, प्राकृत संख्या करते हैं। तो n जो है एक प्राकृत संख्या है और कहता है कि साबित करे या जांच करे, जो भी है जांच करे कि 6 पर पावर n हो, 6 पर पावर n हो, तो कहता है इसका जो अंक है समाप्त अंक, समाप्त अंक शून्य होगा। कि जांच करना है कि देखिए कि जब 6 पर पावर n हो और n एक प्राकृत संख्या है, तो जो इस पर जो इसका समाप्त जो अंक होगा, अंतिम जो अंक होगा वो क्या होना चाहिए, शून्य होगा। ऐसा पूछ रहा है, जांच कीजिए होगा या नहीं। हम लोग चलते हैं। जब देखिए n एक प्राकृत संख्या है तो इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो n का मान जो है 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक जा सकता है। अब चलते हैं हम लोग केस 1, केस फर्स्ट चलते हैं। स्थिति फर्स्ट में कि जब n बराबर क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। प्रश्न क्या दे रखा है, 6 पर पावर n, ठीक है। 6 पर पावर n की जगह पर क्या लिया हमने, 1, तो 6 पर पावर 1 होगा। तो देखिए 6 पर जब पावर 1 हो जाएगा तो 6 पर पावर 1 का मान कितना, 6। तो देखिए इसका जो है, इसका अंत अंक शून्य नहीं है। शून्य अंत 6 है ना, अंत जो अंत में अंक है क्या, 6 शून्य नहीं है। अब चलेंगे केस 2 में। केस 2 में चलना है तो जब लेना है n बराबर क्या, 2, ठीक है। देखिए प्रश्न क्या रखा है, 6n है, 6 पर पावर n, 6 पर पावर कितना हो जाएगा, 2, और 6 पर पावर 2 तो 6 6 36। इसका भी देखिए अंत जो अंक है क्या है, अंत अंक क्या शून्य नहीं है, शून्य नहीं है। अब चलेंगे केस थर्ड में। केस थर्ड में जब n बराबर क्या लेंगे, 3। ये प्रश्न क्या दे रखा है, 6 पर पावर 3, 6 पर पावर n है, n की जगह पर क्या देना, 3। तो देखिए 6 को कितना बार गुना करना है, 3 बार गुना करना है। देखिए 3 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, 216। देखिए इसका भी अंत अंक शून्य नहीं है, ठीक है। अब यहाँ लिखना है कि अतः n जब प्राकृत संख्या होगा तो 6 पर पावर n का समाप्त अंक शून्य नहीं होगा। कितना आसान प्रश्न था, समझिए। फिर से कह रहा था कि n एक प्राकृत संख्या है तो जांच कीजिए कि 6 पर पावर जो n है उसका समाप्त जो अंक होगा क्या होगा, शून्य होगा। तो देखते हैं हम लोग कि n जब प्राकृत संख्या है तो n का मान क्या हो सकता है, 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक जा सकता है। क्यों, क्योंकि गिनती की संख्या को ही कहते हैं प्राकृत संख्या। तो यहाँ पर n का जो मान होगा 1 के बराबर, 2 के बराबर, 3 के बराबर, 4 के बराबर, डॉट डॉट अनंत तक जा सकता है। अब देखना है कि जब हम लोग n का मान 1 लेते हैं तो क्या जो 6 पर पावर n है इसका समाप्त जो अंक होता है या अंत जो अंक होता है वो शून्य होता है या नहीं होता है। तो उस चेक करना, तो जब लेंगे n बराबर 1 लिए तो देखिए प्रश्न है 6 पर पावर n, 6 रह गया, n की जगह पर 1 दिए। अब 6 पर पावर 1 तो इसका मान क्या होता है, 6 होता है। देखिए इसका मान भी क्या हो गया, 6 हो गया। इसका अंत जो अंक है शून्य नहीं है, लिख दिए यहाँ पर। अब देखिए केस 2 में करना है, जब n बराबर क्या लेना है, 2 लेना है। तो जब n बराबर 2 लेना है तो देखिए प्रश्न क्या है, 6 पर पावर 10 है तो 6 रह गया, n की जगह पर 2 है, 2 हमने दे दिया। और 6 पर पावर 2 है तो 6 को कितना बार गुना करना है, 2 बार। तो 6 6 का 36। तो देखिए इसका अंत जो है क्या 6 पर हो रहा, तो इसका अंत में अंक जो है शून्य नहीं है, ये भी हो गया। और चलते हैं केस 3 में। देखिए तो केस 3 में क्या करना है कि n बराबर 3 लेना है। देखिए प्रश्न क्या दे रखा है, 6 पर पावर n दे रखा है तो 6 रहेगा, n की जगह पर क्या लेना है, 3 लेना है। और 6 को 3 बार गुना करना है, 6 को कितना बार गुना करना, 3 बार। देखिए 6 गुणे 6 गुणे 6 तो 6 6 का 36, 36 6 का 216। तो इसका भी जो अंत वाला अंक है क्या है, शून्य नहीं है। तो आपको जो जांच करने के लिए कहा तब आपका हो गया। लिखना यहाँ पर है कि अतः जब n प्राकृत संख्या होगा तो 6 पर पावर n का समाप्त अंक जो है शून्य नहीं होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न जो है आप बना सकते हैं। आइए लोग चलते हैं 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है।
देखिए 6 नंबर प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न का रहा व्याख्या कीजिए, 6 नंबर में व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 30 और कहता है 7 6 5 4 3 2 1 और प्लस 5 कह रहा है यह भाज्य संख्या, ये जो दोनों है संख्या इधर और इधर जो है भाज्य संख्या। तो आप लोग जानते होंगे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या है। तो भाज्य संख्या जानने से पहले आप लोग जानिए अभाज्य संख्या के बारे में। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड सिर्फ एक होता है और अपने आप होता है, मतलब जो संख्या एक से करता है और स्वयं से करता है, किसी से नहीं करता है, तो वह संख्या अभाज्य संख्या होता है। लेकिन यहाँ पर जब आपको व्याख्या करना है, साबित करना है, वह क्या करना है, भाज्य संख्या करना है, मतलब जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। तो वह देखते हैं हम लोग कि इस संख्या का जो गुणनखंड है 2 से अधिक आता है या नहीं आता है। देखिए गुणा करना, तो 7 गुणे 11 कितना हो जाएगा, 11 सत्ते 77 हो जाएगा, और गुणे 13 और प्लस 13। अब देखिए क्या करना है, इसमें चलेंगे गुणा कीजिए, 77 गुणे 13 करेंगे, ये 7 21 और 2 23, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। देखिए 1 7 3 10 7 2 9 1 10, आपका देखिए 1000 1 आ गया, प्लस कितना 13 हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, इसको जोड़ेंगे, ये जोड़ के कितना आ रहा है आपका, ठीक है 13 1 14, 1014 आ रहा है। अब क्या करना है, 1014 का गुणनखंड करेंगे, 1014 का गुणनखंड करेंगे। अगर इसका गुणनखंड जो है 2 से अधिक होता है तो क्या है, यह भाज्य संख्या है। अगर गुणनखंड इसका 2 से अधिक नहीं होगा तो यह भाज्य संख्या नहीं है। आइए करते हैं हम लोग, दूसरे लगाते हैं, देखिए 5 लग रहा 0 7, ठीक है, इस प्रकार से लग गया। अब देखिए 7 5 12 30 से कटेगा, देखिए 30 से लगाएंगे, 3 दूनी 3 एकम 3, आपका यहाँ 2 बचेगा, 3 6 18 और 3 9 27। देखिए अब 13 से लगेगा, देखिए 13 से लगा है ना, देखिए अब यहाँ पर है कि इसका जो गुणनखंड आ रहा है 2 गुने 3 गुने 13 गुने 13 गुने आपका 1 भी आएगा, तो ये इसका गुणनखंड अधिक है, इसलिए क्या है यह भाज्य संख्या है। या क्या है, भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या, आप लोग जानते हैं कि इसका गुणनखंड है जो है क्या है, 2 से अधिक है। अब इसका जब जिसका किसी संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड आता है तो वह क्या करता है, भाज्य संख्या का। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं नोट में, देखिए नोट में कि जिस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक हो वह भाज्य संख्या कहलाता है। तो देखिए आपका जो है इस संख्या का 1014 का जो है 2 से अधिक गुणनखंड, 1 2 3 4 5 गुणनखंड है। तो जब यह 2 से अधिक गुणनखंड है तो इस संख्या को क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कह सकते हैं। तो आपका ये साबित हो गया, जांच हो गया। अब इसमें चलते हैं दूसरा भी इसका, अब इसको जांच करना है किस प्रकार से करेंगे, देखिए इसे निकालते हैं। अब इसमें चलते हैं कि इसको चेक करना है भाज्य है या नहीं। आइए हम देखते हैं, पुनः कीजिए, देखिए 7 6 42 42 25, देखिए यहाँ पर इधर से करते हैं, 7 6 42 42 25 कीजिए, 42 गुने 5 कितना हो जाएगा, 5 गुने 10 5 6 20 20 और 21 गुने 4 21 सब 84 हो गया, 3 गुने 6 6 कम 6 होगा, देखिए 6 6 का 24 और 6 के 48 48 और 2 50, आपका कितना आ गया 50 46 और प्लस 5, इसको जोड़िए 50, देखिए 46 और 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 51, आपका देखिए इतना आ गया। अब देखिए इसका गुणनखंड करके देखेंगे कि इसका गुणनखंड जो है 2 से अधिक है या नहीं। ठीक है, लगाइए आप जो है इसको लगा सकते हैं, इसलिए फिर से गुणा मिला लीजिए, 2 एकम 2 2 तिहाई 6 6 6 का 24 24 25 120 और 7 6 42, ठीक है, गुणा कर लीजिए, फिर क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 42 का 0 और 2 दूनी 4 4 दूनी 8 4 हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 1 5 हो जाएगा, इधर 0 और 5 उठेगा। देखिए आपका जो गुना है वह जो है, देखिए आपका मिस्टेक हो रहा है, गुना फिर से कर लीजिए, गुना में देखिए कहीं गड़बड़ी है, फिर से गुना कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए
यहाँ कीजिए, छोटा छोटा करके गुना कर रहे थे, ठीक है। 7 गुना 6 करेंगे, 7 6 से 42 आ गया, ठीक है। 5 चौके 20 हो गया, 3 दूनी 6, 6 हो गया, प्लस 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए कीजिए, इसको 42 को रहने देते हैं, देखिए 6 दूनी 12, 120 हो गया आपका, प्लस 5। तो देखिए 120 गुने कीजिए 42, 120 गुनी पहले देखिए 0 आपका, 2 दूनी 4 आपका 2, फिर 0 4 दूनी 8, फिर 4, देखिए 0 4 8 2 10, 540 आ रहा है, ठीक है। देखिए 5040 आ गया, प्लस 5, ये कितना आ गया, 45 आ गया आपका। तो इतना आ गया, इसका गुणनखंड करेंगे, अगर गुणनखंड आपका 2 से अधिक आ रहा है तो यह भाज्य संख्या है। देखिए गुणनखंड निकालते हैं 50 45 का, ये 5 से लगाएंगे, देखिए 5 से लग जाएगा, देखिए 5 से कम 5 0 से रहेगा, है ना। देखिए कितना हो जाएगा, फिर 0 से रहेगा, फिर 45 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक संख्या तो हो गया, 5 से कट गया। अब देखिए अगर कटेगा ना कटे, अब किसी से कोई दिक्कत नहीं है, 1 से कट गया, 5 से कट गया, और इससे कट रहा और खुद से कट रहा, तो इसका जो गुणनखंड है कहीं ना कहीं इससे 2 से ज्यादा है। तो जब 2 से ज्यादा है तो इस संख्या क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न को हम आसानी से बना सकते हैं। आइए हम देखते हैं 7 नंबर प्रश्न को। 7 नंबर प्रश्न को किस प्रकार से बनाना है। देखिए 7 नंबर प्रश्न जो है लंबा है लेकिन बहुत आसान है। कहता है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय के बाद वह पुनः एक ही स्थान प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये बहुत आसान है कि इस प्रकार का देखिए वृत्ताकार पथ है, ठीक है। सोनिया एक है और एक कौन है, एक सोनिया चल रही है और एक जो है रवि है। सोनिया जो है 18 मिनट में चलती है एक जो है, और एक रवि है, ठीक है। रवि ये 12 मिनट में चलता है। तो देखिए एक ही स्थान से प्रारंभ करता है, दोनों जो है एक ही स्थान से प्रारंभ करता है, रवि भी और सोनिया भी। तो जो है दोनों एक ही स्थान पर जब प्रारंभ करता है, तो जब चलना प्रारंभ करता है तो इसकी गति ज्यादा है सोनिया से, तो सोनिया ज्यादा तेजी से जाएगी और इसका गति कम है तो धीरे धीरे जाएगा। तो कहता है कितना समय ऐसा होगा कि दोनों एक साथ फिर मिलेगा। देखिए इस प्रकार का जब प्रश्न आए तो आप क्या कीजिएगा, आसानी से 12 और 18 का क्या कर लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न जो है आपका सबसे कॉमन फैक्टर खोजता, सबसे लोअर मान खोजता है, या जिसको बोलते हैं सबसे अधिक मान खोजता। तो अधिक मान प्राप्त करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। देखिए 12 और 18 का एलसीएम लेते हैं, 2 से लगाएंगे, 2 छक्के 12, 2 9 18, 3 से लगाइए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, नहीं लगेगा, गुना कीजिए। देखिए 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, आपका 36 मिनट में जो है ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में फिर से एक साथ मिलेगा। तो देखिए बनाने का तरीका क्या है, देखिए 12 लिख करके आप लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 18 लिख करके देखिए 2 3 तिया 9, 2 दूनी 18, फिर जो मिल रहा है उसे क्या कीजिए, घेर दीजिए। देखिए आपका एचसीएफ निकल गया। तो एचसीएफ आपको चाहिए नहीं, एचसीएफ से कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी लिख लीजिए 2 गुने 3, आपका कितना एचसीएफ आ गया, 6 आ गया। तो हमको क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम निकालने के लिए कौन नहीं मिल रहा, 2 3 नहीं मिला, 2 3 लिख लिए। उसके बाद 2 3 लिखने के बाद जो एचसीएफ होता था उसे लिखते थे। तो एचसीएफ कितना दे रखा है, 6, तो 6 लिखेंगे। ये गुना कीजिए, कितना आ गया आपका 36 आ गया। तो 36 मिनट के बाद जो है दोनों फिर से एक स्थान पर मिलेगा। इसके आगे जो है आपका एक्सरसाइज 1.3 अगले वीडियो में लोड करेंगे, ठीक है। यह आपका 1.2 था। इसके प्रश्न जो है 2 नंबर का हमेशा आते रहता है, और अगला वीडियो जो है परिमेय और अपरिमेय है, उससे भी बहुत अच्छा प्रश्न है। पहले उस चैप्टर से परिमेय और अपरिमेय का 3 नंबर प्रश्न आता था, लेकिन अब जो है ऑब्जेक्टिव अधिक हो जाने के कारण √3 अपरिमेय है, √2 अपरिमेय, √5 अपरिमेय है। इस सबको साबित करने के लिए 2 नंबर का प्रश्न ही आता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ज्यादा नंबर बढ़ा दिया इसलिए।